मुंसिफ टीवी के सबसे स्पेशल प्रोग्राम करियर में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। आज का ये शो उन स्टूडेंट्स के लिए बेहद ज़रूरी है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेई हो, नीट हो, एमसेट, पॉलीसेट, तमाम जो अहम एग्ज़ाम्स हैं, जो स्टूडेंट्स इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक ही एपिसोड में आपको गेस्ट इन द पैनल ऐसी जानकारी, ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे आपको प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को भी आप आसानी से समझ पाएंगे। मेरे साथ पैनल में जो शख्सियत आज मौजूद हैं, इनके बारे में मैं जितनी बातें यहाँ पर बयान करूँ, जो भी मैं यहाँ पर बताऊँगा वो बहुत कम है। प्रोफेसर सैयद मुजाहिद हुसैनी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप देख पा रहे हैं। करियर काउंसलर हैं आप, नेशनल करियर सर्विस NSC में आपने खिदमत से अंजाम दिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आपने तमाम जो लोग जो आपकी टीम में थे उनको आपने गाइड किया। साथ ही कई प्रोफेशनल जो कॉलेजेस हैं देश भर के, वहाँ पर आप बतौर एडवाइज़र भी अपनी सेवाएं और काम कर चुके। इतना ही नहीं, आपने इसरो में भी बतौर साइंटिस्ट इंजीनियर के तौर पर अपनी सेवाएं दी है, जो अपने आप में गर्व की बात है, हमारे लिए भी गर्व की बात है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपका जो योगदान, आपका जो किरदार रहा वो बेहद शानदार रहा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो या बिट्स पिलानी जैसे देश के बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बतौर प्रोफेसर आप रहे हैं और कई स्टूडेंट्स जो थे उनको आपने इस देश के लिए बल्कि इस दुनिया के लिए एक फ़ायदेमंद इंसान बनाकर दरअसल नवाजा है। प्रोग्राम करियर में बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मुजाहिद हुसैनी साहब आपका। जितनी बातें मैंने बताई है वो अपने आप में बहुत कम है। वैसे मैं चाहूँगा एक बार दर्शकों को और स्टूडेंट्स को दरअसल आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से तमाम चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत आसानी से हासिल नहीं हुई थी, बहुत जद्दोजहद मेहनत आपको भी करनी पड़ी थी। जी हाँ, जी सही बात है, आप बोल रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरा इंट्रोडक्शन दिए हैं। सो ऑब्वियसली जब आप हम किसी मुकाम पे पहुंचने के लिए मेहनत तो ज़रूरी है, मेहनत करना चाहिए हर एक को। मेहनत करेंगे तो उसका फल ज़रूर मिलता है, वो मे भी कभी कभी लेट होता है बट मिलता ज़रूर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेहनत किया था मैं उसके बिहाफ ऑफ दैट मुझे सक्सेस तो मिला है। मैं इसरो में किया हूँ, मैं करियर स्टार्ट किया था एज ए साइंटिस्ट इन इसरो में भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है मेरा वहाँ पर। मैं चंद्रयान में भी करा हूँ, मैं PSLV GSLV Mark 3 जो एक शानदार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो 4 टन के ऊपर का व्हीकल को, मतलब सैटेलाइट को लॉन्च करती है स्पेस में। मैं उसमें एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर करा था, एज ए साइंटिस्ट उसमें काम किया था मैं। उसके बाद में चंद्रयान वाज आप लोगों को पता है चंद्रयान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन फॉर इंडिया। पहली बार इंडिया चांद पे सैटेलाइट भेजी थे, सो इन समवेयर अबाउट 2008। सो जब मैं इसरो में था, दैट वाज माई वन ऑफ द मिशन, तो जो मिशन में अकम्प्लिश किया हूँ उसमें। उसके बाद में फिर मैं स्वीडन में काम किया था तो कुछ दिन मेट्रो ट्रेन के उसमें। उसके बाद में बिट्स पिलानी में मैं एज ए बतौर लेक्चरर एज ए फैकल्टी ज्वाइन किया था। वहाँ पर ऑलमोस्ट 6 साल मैं मेरे सर्विसेज दिया हूँ मैं बिट्स में। बिट्स के बाद फिर पोस्ट डॉक के लिए मैं हांगकांग और शेंजन चाइना में पोस्ट डॉक किया हूँ। सो पोस्ट डॉक करके आने के बाद यहाँ पर थोड़े उस्मानिया यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस और JNTU एफिलिएटेड कॉलेजेस में मैं मेरे सर्विसेज दिया हूँ मैं। और अभी भी थोड़े कॉलेजेस का मैं एज ए BOS एक्सपर्ट मेंबर और एडवाइज़र हूँ मैं अभी भी। ये दरअसल व्यूवर्स को, स्टूडेंट्स को हम इसलिए बताना चाहते हैं ताकि आप ये समझ पाए कि जब इतनी बड़ी शख्सियत आपको बताएंगी कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की जो प्रिपरेशन है वो किस अंदाज में करनी है, तो बहुत ज़्यादा असर दरअसल यहाँ पर पड़ने वाला है। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आज के इस दौर में स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों है, और किन किन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं? जी हाँ, एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो हैं जहाँ पर जो कोर्सेस में डिमांड ज़्यादा हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स को मेरिट बनाने के लिए, मतलब जो अच्छे, क्योंकि अब इंजीनियरिंग और मेडिसिन या ऐसे क्या बोलते हैं प्रोफेशंस हैं जहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है स्टूडेंट्स को और फ्यूचर उनका बहुत ब्राइट होता है अगर यहाँ पर लेते हैं तो। ऑब्वियसली जब इतना ब्राइट फ्यूचर है तो वहाँ पर उसमें कंपटीशन भी उसी तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल अब इंजीनियरिंग ले लीजिए आप, तो पूरे इंडिया में नियर अबाउट 1 लाख सीट्स है जो अच्छे कॉलेज है उसमें, IITs, NITs, IIITs और वैल्यूबल जैसे बिट्स पिलानी है, ऐसे इंस्टीट्यूट में आप देख लीजिए तो नियर अबाउट 1 लाख सीट है। बट अगर आप बच्चे आप देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट इंडिया में 12th जो इस साल लिखे हैं ऑलमोस्ट 20 लाख के ऊपर के बच्चे हैं। मतलब 1 लाख सीट है और आपको 20 लाख बच्चे हैं तो एक सीट के लिए 20 स्टूडेंट्स का कंपटीशन है। सो दिस इज द कंपटीशन विच इज वी आर टॉकिंग। तो इतना कंपटीशन में सक्सेसफुल होना है तो डेफिनेटली बच्चे फोकस करना है, फोकस करके पढ़ना है, मेहनत करना है और कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी करना है। ऐसा नहीं है बाय हार्ट करना है, ऐसा करे तो सक्सेस नहीं होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेनली क्योंकि आपका रैंक डिसाइड करता है। सो अगर आपका रैंक, मतलब आप अच्छे हैं, आप परफॉर्मेंस अच्छा है, अगर आप मेरिट में आप टॉप में आ रहे हैं तो आपको अच्छे इंस्टीट्यूट मिलते हैं, लाइक IIT है। तो IIT में आना है तो आप 1 लाख में नहीं है, आपको शायद 1000 के अंदर आप रैंक है इंडिया में तो आपको IIT मिलेगा।
अगर 1000 के बाहर जाएंगे आप तो शायद आईआईटी भी मिलेगा, बट जो आप चाह रहे हो, जैसे आजकल कंप्यूटर साइंस में बहुत क्रेज है तो शायद कंप्यूटर साइंस ना मिले, बट इंजीनियरिंग इज इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस तो एक ठीक है आजकल चल रहा है, बट आप दूसरे भी स्पेशलाइजेशंस बहुत हैं जो वैल्यू ऐड करते हैं कंट्री को भी, और एज वेल एज ए पर्सन अगर आप उसमें प्रोफेशन माहियत अगर हासिल करोगे तो डेफिनेटली इट विल बी इंक्रीज द वैल्यू। तो कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए डेफिनेटली वी नीड टू बी गो थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जब हम बात करते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट की तो आईआईटी और एनआईटी का नाम सबसे पहले लोगों के सामने आता है, स्टूडेंट्स के जहन में भी आता है। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि कर लेंगे ना, क्यों ज़रूरी है आईआईटी और एनआईटी? वहाँ जाने के बाद आप क्या दरअसल बनने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा। जी, अभी देखिए आप इंडिया में मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट अगर आप नाम लेंगे, सो नॉट ओनली इंडिया, इवन वेल रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। सो आईआईटी और एनआईटी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, इसका रिकॉग्निशन नॉट ओनली इंडिया, इवन आप वर्ल्ड में भी जाएंगे, आप कहीं भी जाइएगा, सो एवरीबडी रिकॉग्नाइजिंग दीज इंस्टीट्यूट, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका बहुत ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया में। सो इवन अगर वर्ल्ड रैंकिंग में आप देखेंगे तो शायद हम वर्ल्ड टॉप 100 में नहीं है बिकॉज ऑफ वॉट एवर द फैक्टर। सो जो वर्ल्ड रैंकिंग जो होता है, जो वो रैंकिंग जब करते हैं वो लोग, तो उसके अंदर लॉट ऑफ फैक्टर्स कंसिडर करते हैं, जैसे फैकल्टी कितने हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और कितने नोबल ल्यूरेटर है। तो इस उसमें भी हो सकता है, क्योंकि वी आर नॉट द इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रांग कंट्री तो है नहीं, हम अभी तो डेवलप हो रहे हैं, तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी है कंपेयर विथ वेस्टर्न कंट्रीज। अगर आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ले लीजिए, आप एमआईटी ले लीजिए, या फिर आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ले लीजिए, वो यूनिवर्सिटीज़ बहुत पुराने हैं, एक यूनिवर्सिटी का 200 साल 300 साल की हिस्ट्री है, और साथ में उनके पास इन्वेस्टमेंट भी बहुत है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हमारे इंस्टीट्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर में उनसे कॉम्पिट नहीं कर पा रहे हैं। इवन आप आईआईटी भी ले लीजिए आप, क्योंकि हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो उनके पास है। तो इसलिए हम बहुत सारे बच्चों को ये इंकरेज करते हैं कि एक बार हमारे पास यहाँ पर पढ़ लिए, इवन ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी आल्सो, यू कैन गो टू द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, हैव एक्सपोजर, एंड जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूज़ करिए आप जो आप यहाँ पर कमी है आपकी, वहाँ पर फुलफिल कर सकते हो, हम ये बोलते हैं। तो इसीलिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में और प्रोफेसर क्वालिटी में आप देखेंगे और क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन में देखेंगे तो डेफिनेटली वो कंट्रीज आगे हैं। बट अगर आप स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहा है हमारे इंस्टीट्यूट से, सो इज नॉट लेस दैन एमआईटी या नॉट लेस दैन स्टैनफोर्ड। हमारे अब आप जितने दुनिया के जितने मशहूर कंपनीज ले लीजिए, आप गूगल ले लीजिए, आप माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, आप किसी कंपनी ले लीजिए, जो भी वहाँ के सीईओ अभी है, so most of them is graduated from our institute, whether in IITs, NITs या फिर जो भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है इंडिया से। और एग्जांपल लूंगा तो मैं सुंदर पिचै ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट के जो गूगल के जो सीईओ है, ही इज पास आउट फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। सो आईआईटी खड़गपुर के प्रोडक्ट हैं वो जाके आप देखिए, आप गूगल के सीईओ हैं, एंड ही इज द की पोजीशन इन गूगल। सो हमारे यूनिवर्सिटीज अगर रेटिंग में भी हो सकता है 100 के अंदर नहीं है, बट अगर क्वालिटी ऑफ स्टडी, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो इट्स नॉट लेस दैन टॉप 10। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर ही हम बात करना अब दरअसल शुरू कर देते हैं। जेईई एग्ज़ाम को लेकर पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा क्रेज़ बना है। आप देखते होंगे अक्सर टी शर्ट पहनकर सड़कों पर स्टूडेंट हाथ में बैग और एक बस्ता लेकर घूमते फिरते नज़र आते हैं, लेकिन उन्होंने दरअसल एक मकसद सोचा हुआ है कि हमें अपनी ज़िंदगी में ये करना है। हर छात्र जेईई को क्यों टारगेट कर रहा है आजकल, जेईई कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और इस कोर्स को जेईई को अगर कोई स्टूडेंट टारगेट कर रहा है तो उसको प्रिपरेशन किस अंदाज में कहाँ से शुरू करनी चाहिए? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अब आजकल जेईई का बहुत क्रेज़ है, सही बात आप जैसा बताएं, क्योंकि अभी मैं बताऊं आईआईटीज और एनआईटीज, सो ये वर्ल्ड के प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, इंडिया के नहीं, मैं तो बोलता हूँ ये वर्ल्ड के प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स को उस प्रीमियर इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लेना है तो उसको जेईई लिखना है। तो वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट का वे है, एक गेट है, एक विंडो है जिसके थ्रू जा सकता है, वो है ये जेईई एग्जाम है। तो ऑब्वियसली उसके लिए एक जेईई क्रेज है। और जेईई की एज हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो जेईई ऐसा नहीं है कि 10 साल पुराना है या 20 साल पुराना है। जेईई स्टार्ट हुआ है 1960s में, 1961। सो एक्चुअली जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये कंडक्ट करते हैं आपके आईआईटी इंस्टीट्यूट्स। सो पहले आप देखेंगे तो आईआईटी जो इंस्टीट्यूट है, सो ये 1951 में स्टार्ट हुआ है। पहला जो आईआईटी है वो है आईआईटी खड़गपुर। सो जब हमें आज़ादी मिली थी, आज़ादी के बाद जब हमारा कंट्री रिपब्लिक हुआ था, तो रिपब्लिक होने के बाद एक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए तो हम गवर्नमेंट काम करी थी, उसके साथ साथ मैन पावर डेवलपमेंट, सो डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहे थे। तो उसमें जब हमारा 1950 में जब हमारा रिपब्लिक हुआ है, उसका 1951 में आईआईटी खड़गपुर स्टार्ट हुआ है। सो इट वाज इनाग्रेटेड बाय आवर एजुकेशन फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। सो ही वाज इनाग्रेटेड इन अगस्त 1951। सो 1951 में आईआईटी खड़गपुर का इजाद हुआ है बोल सकते हैं। तो आईआईटी 1951 में जब हुआ है, उसके बाद में जब हुआ था उसमें एडमिशन्स मेरिट बेसिस पे होता था। तो जो 12th के में जो मार्क जो आए हैं उसके बेस पे होता था। तो उस तरीके से आईआईटी खड़गपुर स्टार्ट हुआ 51 में।
ऑलमोस्ट 8 साल आईआईटी खड़गपुर एक ही आईआईटी था हमारे पास। सो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम सो एमिनेंट स्टेटस, जो अब एमिनेंट स्टेटस दिए, दैट इज क्या बोलते हैं, नेशनल हेरिटेज का स्टेटस दिया था, मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट। सो इंडिया का इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट में लिस्ट किया था आईआईटी खड़गपुर को। उसके बाद में आईआईटी खड़गपुर के जैसे ही दूसरे आईआईटी स्टार्ट किए थे। सो दूसरे आईआईटी स्टार्ट किए थे, उसमें नेक्स्ट आईआईटी स्टार्ट हुआ था आईआईटी बॉम्बे। सो आईआईटी बॉम्बे वो स्टार्टेड इन 1958। तो उसके बाद में, क्योंकि एक खड़गपुर देखेंगे तो आप वेस्ट बंगाल में आता है, विच इज ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। सो सिमिलरली वेस्ट कोस्ट बॉम्बे में आईआईटी बॉम्बे स्टार्ट हुआ। उसके एक साल बाद 1959 में आप आईआईटी चेन्नई एंड आईआईटी खड़गपुर कानपुर स्टार्टेड। उसके एक साल बाद 1961 में आईआईटी दिल्ली। सो ये 5 आईआईटीज क्या है, बहुत पुराने आईआईटी से। सो 1960 में हमारे पास 5 आईआईटीज थे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर एंड आईआईटी दिल्ली। सो ये 5 आईआईटी क्योंकि इंडियन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट था, तो इसके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम शुरू किए थे वो लोग। पहले जो 1960 में जो अंडर कंडक्ट हुआ था, दैट्स कॉल्ड सीई, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो उसके बाद में उसमें किसी एक आईआईटी एग्जाम कंडक्ट करता था, और ये वो एग्जाम के बेस पे आपको एडमिशंस होता था। 1961 की बात कर रहा हूँ। सो 61 में सीई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम था। उसके बाद 62 में नहीं, कॉमन नहीं रखेंगे, हम जॉइंट रखेंगे। सो जेईई, सो जेई वाज स्टार्टेड इन 1962। मतलब उस टाइम पे नेशनल था, पूरा नेशनल था। जब पूरे इंडिया से कंपटीशन होता था, नेशनल था। ओनली 5 इंस्टीट्यूट थे और सीट बहुत कम थे जब। तो क्योंकि अब एक आईआईटी में आप 1000 सीट देखते हैं, बट जब 1000 नहीं थे, 200-250 सीट्स थे। तो पूरे मिला के, पूरे 5 आईआईटी में मिला के 1000-1200 सीट्स थे। तो ये 1000-1200 सीट्स के लिए बहुत कंपटीशन था। सो जेई स्टार्टेड इन 1961, ये अभी स्टार्ट हुआ सो नहीं है। उसके बाद में बहुत ऑफ चेंजेस हो। पहले जब स्टार्ट हुआ था उसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ में इंग्लिश भी था, जब 1961 में जब स्टार्ट हुआ। उसके बाद में 1960 सब्सिक्वेंटली जब 1974 में ये लोग इंग्लिश निकाल दिए हैं उसमें। तो ओनली फिजिक्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सो दीज आर बेसिक सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग सीट्स इन आईआईटी। सो उसके बाद में आईआईटी आने के बाद 2002 में AEEE के स्टार्ट किए थे। सो आईआईटी के बाद NITs आल्सो देयर, NIC आल्सो स्टार्टेड इन समवेयर इन 61-62, जब IITs बन गए थे 5। उसके बाद NIT स्टार्ट हुए थे, और NIT में सबसे पहला जो NIT है वो NIT वारंगल है। सो 1961 में NIT वारंगल स्टार्ट हुआ। IIT दिल्ली के बाद स्टार्ट हुआ था NIT वारंगल। सो NIT वारंगल के साथ में बहुत सारे दूसरे NITs भी स्टार्ट हुए हैं। सो आज के दिन हमारे पास IITs और NITs पूरे मिला के तकरीबन नियर अबाउट 40 कॉलेजेस है। 23 IIT से और तकरीबन मैं समझता हूँ 27 कुछ NIT से। तो नियर अबाउट 40-45 ये है। सो जेई एग्जाम जो था वो अभी भी चल रहा है। तो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अलबत्ता अब आने के बाद मॉडिफिकेशन ये हुआ, जेई को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया, जेई मेन और जेई एडवांस। इससे पहले जेई जो एग्जाम लिखते थे वो तो आईआईटी कंडक्ट करता था। सो अभी क्या है, NTA जो नई गवर्नमेंट आई है 2014 में, तो लोग ये रूल लाए हैं कि जो सेंट्रल एग्जाम्स जो भी होते हैं, वेदर इट्स जेई या फिर नेट, एक बॉडी कंडक्ट करना है, मतलब दैट इज कॉल्ड एज NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सो वो गवर्नमेंट की बॉडी है, वो लोग कंडक्ट करते हैं। तो ये जो जेईई मेन जो है, जो बेसिक एग्जाम है, पहला एग्जाम है, वो कंप्लीटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक थोड़े क्वेश्चन उसमें न्यूमेरिकल मार्क्स होते हैं। तो वो एग्जाम जो है NTA वाले कंडक्ट करते हैं। सो उसके अंदर ऑलमोस्ट अब इस साल आप देखेंगे तो नियर अबाउट 16.5 लाख बच्चे लिख रहे हैं। मेन जेईई मेन वो कॉमन है सबके लिए, NIT, IIT, इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी सबके लिए कॉमन है। जेईई मेन में 16.5 लाख बच्चे, 16.5 लाख बच्चे इस साल 2026 में 16.5 लाख बच्चे लिखे हैं। और सीट्स कम है, बहुत कम है। मे भी अगर आप JNT में, आप अगर IIT को टारगेट कर रहे हैं तो IIT में पूरे 23 IIT में मिला के आपको 18,000 सीट्स हैं। तो 18,000 सीट के लिए 16.5 लाख बच्चे कॉम्पिटिट कर रहे हैं। तो दैट मच हेवी कॉम्पिटिशन वी हैव, दैट्स व्हाई दैट मच क्रेज। जो आप पूछ रहे हैं क्रेज क्यों है, इसीलिए क्रेज है। अब एडवांस पर आते हैं। जी, अब एडवांस जेई मेन तो हो गया, मेन लिख लेते हैं। सो मेन लिखने के बाद जो टॉप 5% बचे, 5 to 7% जो बच्चे हैं, वो लोग जेई एडवांस लिखते हैं। तो नॉर्मली लास्ट 2 साल से जेई एडवांस जो लिख रहे हैं, ये जो लास्ट ईयर, इस साल 16.5 लाख लिखे हैं, बट लास्ट ईयर समथिंग अबाउट 15.5 से 16 लाख बच्चे लिखे थे। तो जो जेई मेंस को जो क्वालिफाई हुए हैं, वो लोग नॉर्मली क्या है, 5 to 7% ऑफ जेई मेन जो लिखे हैं उसमें उन लोगों एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं। वो लोग ही एलिजिबल होते हैं एडवांस लिखने के लिए। अभी आप देखेंगे तो 2.5 लाख स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू राइट द एडवांस जेई एडवांस। सो अभी जेई का मेंस का एग्जाम रिसेंटली हुआ है, 9 को हुआ है। इनका रिजल्ट में भी गोइंग टू कम बाय 20th। सो 20th अप्रैल को उनका रिजल्ट आएगा। सो रिजल्ट में जो टॉप 5% हैं, सो वो टॉप 5 to 7% जो 2.5 लाख होता है। अच्छा, परसेंटेज और परसेंटाइल जी, यहाँ थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। ये एक्चुअली वर्ड सेम है, बट इसका मतलब बहुत डिफरेंट है। सो अगर आप परसेंटेज देख रहे हैं तो परसेंटेज नथिंग बट एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब जो मार्क कितने मार्क्स का आपका पेपर था और कितने मार्क आप स्कोर करें। फॉर एग्जाम्पल 100 मार्क का पेपर है आपके पास, आपको 70 मार्क आए हैं, तो 70 जितने मार्क आपको आए हैं डिवाइडेड बाई जितने मार्क का पेपर है, 70 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 70%।
इंटू 100, 70 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, मतलब 100 से हम वो कर रहे हैं तो 70% होता है। वो सिंपल है, परसेंटेज में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट नॉर्मली बच्चों को क्या है, परसेंटाइल में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। परसेंटाइल क्या है? एक्चुअली परसेंटाइल ये है, सो एक्चुअली हम परसेंटेज इज नथिंग बट इट इज इनडायरेक्टली हम रैंक बोल रहे हैं आपका। सो परसेंटाइल ऐसे कैलकुलेट करते हैं, सो आप कितने जो एग्जाम लिखे हैं, मतलब हो सकता है 100 बच्चे एग्जाम लिखे हैं, आप कितने बच्चों से आगे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 70 बच्चों से आगे हैं, आपका रैंक 71 है समझिए, आपका रैंक मार्क्स सेम आ सकते हैं, लेकिन वो परसेंटाइल डिसाइड करेगा, रैंक पर डिपेंड करेगा। कितने स्टूडेंट्स लिखे हैं, देखो परसेंटेज जो है ना, कितने मार्क का आपका पेपर उस पर डिपेंड करेगा। बट परसेंटेज जो है कितने स्टूडेंट्स एग्जाम लिखे हैं उस पर डिपेंड करेगा। अभी देखिए आप 16.5 लाख बच्चे एग्जाम लिखे हैं जेईई में, जेईई मेंस में। अभी उसमें परसेंटाइल कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे का समथिंग अबाउट उसके 15.5 लाख के बच्चों के आगे हैं वो, मतलब 1 लाख उसका रैंक है। सो 1 लाख रैंक है वो, तो उसके पीछे 15.5 लाख है, तो 15.5 लाख डिवाइडेड बाई 16.5 लाख आप कैलकुलेट करिए। सो इंटू मल्टीप्लाई बाई 100, सो वो कैलकुलेट करता है परसेंटाइल। सो परसेंटाइल आपके एग्जाम पर डिपेंड नहीं होता है। सो परसेंटाइल डिपेंड होता है कितने स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, मतलब कंपटीशन जितना ज्यादा कंपटीशन है, परसेंटाइल उतना ज्यादा होगा। उतना ज्यादा परसेंटाइल आने के बावजूद भी अब कंपटीशन ज्यादा है तो आपको सीट मिलना मुश्किल होता है। अगर आपको नॉर्मली परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे जेईई में, 70% इज अ वेरी गुड परसेंटेज। आप अगर 300 में से, जेईई मेन में 300 से एग्जाम होता है, अगर आपको 200 मार्क आ गए हैं तो यू विल गेटिंग वेरी गुड स्कोर, और आपको इजीली आपको आईआईटी में मिलने के चांसेस हैं। 70% मार्क मतलब 210, सो 210 मार्क किसी को आ गया तो आईआईटी में मिल जाएगा। बट वही अगर 210 मार्क को और परसेंटाइल में आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये परसेंटाइल 99.9 होगा, क्योंकि जो आप 70% मार्क्स, आप 70% से कम लिए जो बच्चे हैं, ऑलमोस्ट आपको 99% बच्चे 70% से कम मार्क हैं उनके। 99% बच्चे, 99.9% बच्चे, मतलब हार्डली आपका रैंक अगर देखेंगे तो हार्डली आपका रैंक होगा समथिंग अबाउट 2000, 1500 या फिर 2000 रैंक होगा आपका। सो 2000 डिवाइडेड बाई कितने हैं, 2000 मतलब 2000 माइनस 16.5 लैक्स, मतलब आपका 16.3 लैक्स डिवाइडेड बाई 16.5। अब कैलकुलेट करेंगे तो आपका परसेंटेज आएगा 99.9% परसेंटाइल। सो परसेंटेज आपका 70 है, क्योंकि मार्क आपको 70 है, 30% शायद आप अटेम्प्ट नहीं करें या फिर आप गलत हुए हैं, तो आप यू स्कोर 70 ओनली। बट जो बच्चे लिखे हैं, सो ऑलमोस्ट 99.9 बच्चे आपसे कम पीछे हैं, तो आपका परसेंटाइल आ रहा है 99.9%। सो इसलिए परसेंटाइल इज नथिंग बट रिफ्लेक्टिंग योर रैंक। जेईई को लेकर जब हम बात करते हैं ना, तो बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर लो या ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है। आप क्या एडवाइस देंगे? हाँ नहीं, ये तो देखिए बहुत आजकल, क्योंकि जब कोविड के बाद से तो ऑनलाइन के पढ़ने का भी बहुत चलन हो रहा है। तो ये मैं एक्चुअली सजेस्ट करता हूँ, स्टूडेंट्स कैसे हैं, अगर स्टूडेंट अच्छे हैं, उन्होंने कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स कैसे हैं, कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम रहता है, क्लासरूम टीचिंग ज़रूरी है उनको, क्योंकि क्लासरूम में जब सर बैठेंगे, सर पढ़ाएंगे तो तभी पढ़ेंगे, तभी समझेंगे। नहीं, नॉर्मली अगर ऑनलाइन में आप क्लास दोगे, ऑनलाइन में कुछ पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन वो रख लेंगे, उसके अंदर दूसरा कुछ कोई दोस्त आ गया, बात करते हैं, कुछ दूसरा वो करते हैं, तो कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। तो मैं तो सबको सजेस्ट करता हूं, इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फिजिकल क्लासरूम में आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात दरअसल बिटसेट की करेंगे। बहुत चूजी लोग हैं जो बिटसेट करते हैं, अभी भी वो भेड़ चाल वाला सीन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। जेईई फलाने का बच्चा कर रहा है तो हम भी अपने बच्चों को करवा लेते हैं, लेकिन बिटसेट में वो क्रेज नहीं है। लेकिन ये बहुत शानदार ऑप्शन हमेशा माना जाता रहा है, और अब भी दरअसल क्यों हम इसे शानदार कह रहे हैं वो जान लेते हैं। मुजाहिद साहब, बिटसेट के बारे में बताइएगा। जी अब अगर आप देखेंगे, आप आईआईटी के बाद में कोई भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट इंडिया में है तो वो है बिट्स पिलानी। बिट्स पिलानी इज एक्चुअली, बिट्स पिलानी भी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो आईआईटी से पुरानी हिस्ट्री है। तो इवन 1947 में जब हमें फ्रीडम आया था तो बिट्स पिलानी था। सो इट वाज ए पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एग्जिस्टिंग एट पिलानी इन राजस्थान। तो इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस 1964 में मिला है, जब खाली 5 आईआईटीज थे। बोला ना 5 आईआईटीज थे पहले, ये 5 आईआईटी, बाद में आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रूरकी और आईआईटी आपके गुवाहाटी बाद में बने, 94 और 2000 में बने हैं। तो ये बिट्स पिलानी के उससे पहले से इंस्टीट्यूट। सो इसमें एक्चुअली बिट्स पिलानी में क्या है, सो मे बी आप जैसे बताए, मे बी शायद आईआईटी को उतना क्रेज नहीं है इसको, बट स्पेशली हमारे पास साउथ इंडिया में सो इसका क्रेज ज्यादा, आईआईटी से भी ज्यादा क्रेज बिट्स का है। क्यों बोले तो बताता हूं मैं, क्योंकि जब हमारे आज से 20 साल पहले आप देखेंगे तो हमारे पास ज्यादातर तेलुगु मीडियम या फिर उर्दू मीडियम या फिर कन्नड़ा में कन्नड़ा मीडियम, तमिल में तमिल मीडियम चढ़ते थे। इंग्लिश और हिंदी में हमारा उतना ज़्यादा पकड़ नहीं है अपने बच्चों को। तो एक्चुअली आईआईटी का जो एग्जाम होता था वो मोस्टली इंग्लिश या फिर हिंदी में होता था। तो अब जो तेलुगु मीडियम बच्चे हैं उनको तो उसमें थोड़ा अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल होता था। सभी ने थोड़े बच्चे अटेम्प्ट कर लेते थे, इवन थोड़े बच्चे हमारे आईआईटीज़ में भी ग्रेजुएट हुए हैं 2000 से पहले। बट बिट्स पिलानी में क्या है, वहाँ पर कोई एग्जाम नहीं था पहले। सो दे यूज टू टेक ऑन द मेरिट बेसिस। सो जो 10+2 के आपके जो मेरिट बेसिस में आ रहे हैं उस पर बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम। सो बोर्ड एग्जाम में जो टॉपर होते हैं ना उनको तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली एडमिशन मिलता है। अभी भी जो भी बोर्ड का टॉपर फर्स्ट रैंक होता है ना उसको ऑटोमेटिकली विदाउट एनी बिट्स दे विल गेट द एग्जाम, दे विल गेट द सीट।
सो बिटसैट में क्या है, नॉर्मली क्या है बिटसैट में, जो इंडिया के जो टॉप बच्चे रहते हैं वो लोग बिटसैट में बिट्स पिलानी में एडमिशन लेते हैं। तो 2004 में जब गवर्नमेंट ये डिक्लेयर करी थी कि जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है सो दे नीड टू टेक एडमिशन थ्रू सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऐसा नहीं है आप मेरिट पे नहीं ले सकते हैं। तो 2004 में पहले बार बिटसैट का एग्जाम इंट्रोड्यूस किया गया था, और जो 2004 में जब हुआ था वो पेन एंड पेपर बेस्ड था। उसके बाद में 2005 और 2006 में जो पहली बार बिटसैट एग्जाम जो है ना वो ऑनलाइन में कंप्यूटर, अभी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहा है ना वो बिटसैट उसमें हो रहा है। ये इंडिया का पहला बिटसैट है जो ऑनलाइन में हुआ था। हाँ, इससे पहले आप अगर जेई देखेंगे तो जेई 2013 में पहली बार हुआ है, उसके बाद वो भी 2013 में पूरा फुल कंट्रोवर्शियल रहा था काफी। यस, सो बेसिक पेन एंड पेपर 19 से अलबत्ता ये पूरा कंप्यूटराइज्ड हुआ है बिट्स जो जेई एग्जाम हम देख रहे हैं। बट बिट्स पिलानी 2006 से वो कंप्यूटराइज्ड एग्जाम है, बच्चे कंप्यूटर सेंटर में जाना है, वहाँ बैठ के लिखना है। तो इसीलिए उसमें क्या है कि बहुत अच्छे बच्चे जाते हैं, और स्पेशली अब हमारे तेलुगु स्टेट से तो बहुत है वहाँ पर। मतलब बिट्स जो नाम देख रहे हैं आप, BITS बिट्स पिलानी बोलते हैं बिट्स। तो नॉर्मली क्योंकि मैं बिट्स पिलानी में करा हूँ, मैं PhD मेरे वहीं से भी है, मैं वहाँ पर एज ए फैकल्टी भी कर चुका हूँ। तो बिट्स को नॉर्मली हम लोग बोलते थे, मतलब जो बच्चे बोलते थे, बिरला इंस्टीट्यूट फॉर तेलुगु स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पर 35% ऑलमोस्ट 3 बच्चों में 1 बच्चा तेलुगु होता है। और उसके अलावा इवन तमिल से भी अच्छे खासे, मतलब 15-20% बच्चे, मतलब अगर आप 50% बच्चे देखते थे तो तेलुगु, तमिल या फिर कन्नड़ा यहीं से होते थे लोकल, मतलब ये तेलुगु तमिल के होते थे। तो इसलिए इसका नाम ही पड़ गया था बिरला इंस्टीट्यूट फॉर तेलुगु स्टूडेंट्स। तेलुगु स्टूडेंट्स उतने होते थे वहाँ पर। तो इसलिए 2004 में जब राजशेखर रेड्डी जब चीफ मिनिस्टर बने थे यहाँ पर, ही ऑन हिज रिक्वेस्ट बिट्स पिलानी एक हैदराबाद में भी एक कैंपस स्टार्ट हुआ। सो पहले पिलानी में था ये राजस्थान में, उसके बाद में गोवा में बना है, गोवा में 2004 में, और उसके बाद में हैदराबाद में। अभी इसमें 3 इंस्टीट्यूट्स है। सो ये 3 इंस्टीट्यूट में कंपटीशन बहुत कम, आप ऐसा मत समझिए कि कम है। सो यहाँ पर एक्चुअली सीट्स कम है, यहाँ पर आप बड़ी मुश्किल से 4000 से भी कम है सीट्स। बट जो बच्चे लिखते हैं तकरीबन 1.5 लाख, 20 लाख नहीं लिख रहे हैं, बट 1.5 लाख स्टूडेंट्स के लिए 5000 सीट हैं। अगर आप कंपटीशन देखेंगे तो इसका भी कंपटीशन कम नहीं है, इसका भी ऑलमोस्ट 1 आप देखिए 1:25, 22, 22, 23, मतलब 20-25 बच्चों में एक बच्चे को सीट मिलता है। सो दिस आल्सो, और IITs के बाद में मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट इन इंडिया इज बिट्स पिलानी। तो इसलिए बिट्सैट का भी बहुत क्रेज है। बहुत सारे बच्चे, अगर इवन थोड़े बच्चे तो ऐसे भी हैं IIT, और अच्छे IIT में वो मनचाहा अगर सीट नहीं मिल रहा है तो वो छोड़ के IIT छोड़ के बिट्स में लेते हैं एडमिशन। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो IIT में मिला था उनको, इवन IIT मुंबई में मिला था। सो वो लोग जो चाह रहे थे वो स्पेशलाइजेशन नहीं मिला, बट बिट्स पिलानी में मिला है तो बिट्स पिलानी में एडमिशन लिए हैं। मतलब जो क्रीम लेयर IIT में है वो क्रीम लेयर बिट्स में भी है। बिट्स आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। और अभी तो जब जो गवर्नमेंट एमिनेंट स्टेटस दिए रिसेंटली 4-5 साल पहले, सो बिट्स आल्सो वन ऑफ द एमिनेंट इंस्टीट्यूट इन इंडिया ऑन पार विद IITs। तो वो इंपॉर्टेंट है। तो बिटसैट भी आल्सो इज वेरी गुड एंड स्टूडेंट्स हैज टू प्रिपेयर फॉर द बिटसैट। इसलिए मैंने कहा था चूजी, बहुत सारे लोग चूज कर रहे हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि इसके अंदर और क्या एक बड़ा सा समंदर है जहां से हम अपने आप को तैयार कर सकें। बिट्स पिलानी को लेकर बहुत सारे जो मिस चीजें बनी हुई थी माइंड में, वो यहाँ पर बहुत मेरी भी क्लियर हुई बहुत ज्यादा। एक और एक ऐड करता हूँ। एक्चुअली बिट्स पिलानी का जो सिलेबस है, सो सिलेबस और उसका करिकुलम पूरा MIT USA के स्टैंडर्ड से होता है। सो इट्स एक्चुअली अब आप देख रहे हैं मेजर माइनर IITs में अब आया है, बट लास्ट 30 साल से बिट्स पिलानी में मेजर माइनर प्रोग्राम होता था, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होता था। अब IITs में अब लास्ट 10 साल 15 साल से आया, बट बिट्स पिलानी से पहले से ही। सो बिट्स पिलानी इज फॉलोइंग MIT स्टैंडर्ड। तो उस लिहाज से देखें तो आप इवन यू कैन रेट इट एज इवन बेटर देन IITs। ये एक अलग मतलब रीजन है, कारण है जिससे आप बिट्स को आप चुन सकते हैं। अब बात थोड़ी सी एमसेट की कर लेते हैं, वक्त बहुत कम है और बातें आपको दरअसल बहुत ज़्यादा बतानी है। एमसेट एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है एक तो हम वो आपको बताएंगे, और इसमें स्कोर करने की स्ट्रेटेजी एमसेट में इतना बता देंगे काफ़ी हो जाएगा हमारे स्टूडेंट के लिए। हाँ, एमसेट डेफिनेटली, एमसेट भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है क्योंकि स्पेशली हमारे तेलुगु स्टूडेंट्स को तेलंगाना आंध्रा में जो बच्चे हैं, सो डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे तो जेई का लिखते हैं, बट क्योंकि जेई में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीट्स बहुत कम है, तो जो बच्चे वो कंपटीशन में जब सर्वाइव नहीं कर पाते तो उनके लिए इवन एमसेट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि एमसेट में अपने तेलंगाना में हो देख लो आप, इवन आंध्रा में देख लो, बहुत अच्छे कॉलेजेस है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, JNTU है, JNTU का हैदराबाद है, JNTU काकीनाडा है, वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी है, इवन प्राइवेट में गीतम इंजीनियरिंग कॉलेज है, हमारे पास CBIT है, वासवी है, बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज है। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, दे हैविंग वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हैविंग वेरी गुड फैकल्टीज आर देयर, सो वो भी बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए एमसेट भी आप अपने कंपटीशन में रखिए। एमसेट को डोंट ऐसा मत समझिए कि एमसेट इज इन्फीरियर है, एमसेट इन्फीरियर नहीं है, एमसेट का अपना स्टैंडर्ड है। सो अब आप देखिए पुराना पहले IITs बहुत कम थे, सीटा बहुत कम थे, जो भी आप देख रहे हो, जो भी इंजीनियर हैं, जो भी डैम डिजाइन कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम इज कम फ्रॉम दिस कॉलेज ओनली। JNTU से पढ़े हुए हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े, मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस से पढ़ा हूँ, मैं इंजीनियरिंग कैंपस यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ मैं। सो पहले यही थे, सो कॉम्पिटिशन ज़्यादा था, तो अभी भी वो कॉलेज का वो स्टैंडर्ड है। तो इसे एमसेट ऑल्सो इज अ वेरी गुड एग्जाम। सो जो स्टूडेंट्स हैं अभी भी नोटिफिकेशन है उसका, सो मे बी विद लेट फीस दे कैन अप्लाई। और जिसी को लग रहा है कि आपको दूसरे ऑप्शन भी ओपन रखना है तो
तो एमसेट आल्सो वन ऑफ गुड ऑप्शन। सो जैसे आप पूछे हैं एमसेट का एग्जाम कैसे होता है, सो एमसेट का एग्जाम एक्चुअली इसके पैटर्न में ही स्टूडेंट ना मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वो जेईई की तैयारी करके आते हैं आधी और उस लेवल पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। पैटर्न थोड़ा अलग है। वहां पर देखेंगे तो आप, अगर आप मेंस की बात करता हूं, जेईई मेंस में देखेंगे तो आप फिजिक्स मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का इक्वल वेटेज होता है। सो 25 मार्क होते हैं, 75 क्वेश्चंस इनटू ईच करेक्ट क्वेश्चन इज 4 मार्क्स, नेगेटिव के माइनस, अगर गलत करें तो -1 होता है। मतलब 75 क्वेश्चंस 300 मार्क्स होते हैं। अगर अगर करेक्ट करें तो +4, गलत करें तो -1, राइट। और वहां पर एक क्वेश्चन अगर आप देखेंगे 75, और एग्जाम टाइमिंग है 180 मिनट्स, 180 मिनट्स बाय 75 बोले तो आपको समथिंग हर क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 से 3 मिनट का टाइम मिलता है। मतलब उसका स्टैंडर्ड उसी तरीके से होता है। मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपको 3 मिनट टाइम लगते हैं। फिर जब एमसेट को आएंगे तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड उतना नहीं है, स्टैंडर्ड कंपेरेटिव, क्योंकि यहाँ का सेटअप, इसका सेटअप भी वैसी किया है कि इसका स्टैंडर्ड जेईई के से थोड़ा कम रखना है। तो उनका वही इवन जो सेट करते हैं उनका स्टैंडर्ड होता है थोड़ा कम रखें। बट यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर 160 क्वेश्चन होते हैं, वही 180 मिनट्स। तो जो वहाँ पर है यहाँ भी वही 180 मिनट्स है, बट क्वेश्चन जो है ना 160 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर एमपीसी की बात कर रहा हूँ मैं तो 80 क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स, 40 फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो आप मे बी आपको यहाँ पर टाइम क्या है, 1 मिनट से जस्ट कुछ ज्यादा टाइम मिल रहा है आपको सॉल्व करने। तो एक क्वेश्चन के लिए तो अगर आप देखेंगे तो मे बी आईआईटी का स्टैंडर्ड ज्यादा होगा, तो वहाँ पर इसलिए स्टैंडर्ड ज्यादा है, इसलिए आपको टाइम ज्यादा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है स्टैंडर्ड उससे थोड़ा कम है, इसलिए आपको यहाँ टाइम कम है। तो यहाँ पर एमसेट में जो आप लिख रहे हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट इज बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको 1 मिनट में, एवरेज 1 मिनट में एक क्वेश्चन का आंसर करना है। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, उस पर थोड़ा सा बताइएगा। स्ट्रेटेजी जरूरी है, किसी एग्जाम को अगर आप क्रैक करना है तो स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है, एग्जाम की स्ट्रेटेजी। क्योंकि आप हो सकता है आप 2 साल से प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, इवन हो सकता है आप 1 साल का ड्रॉप भी लिए होंगे, क्योंकि आपका टारगेट होगा आईआईटी। तो 3 साल भी आप मेहनत कर रहे हैं, 3 साल का मेहनत आप जब कर रहे हैं तो फाइनली आपको एग्जाम लिखने के लिए आपके पास 180 मिनट ही है, 3 घंटे का टाइम है। आप 3 साल मेहनत करो, आप 2 साल मेहनत करो, इवन आप हो सकते हैं 10 साल से मेहनत कर रहे होंगे, राइट। अब नीट का एग्जाम ले लीजिए आप, वहां पर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, आपको 17+ होना है। इवन आप 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी आप 10 साल का ड्रॉप लेके भी नीट लिख सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बता रहा हूं मैं। सो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जाते हैं ना, स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी होती है। सो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एमपीसी की बात करेंगे हम, एमसेट या फिर नीट की बात करते हैं, जहां पर मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपका आंसरिंग स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि पहले आप जो आपको ईजी लग रहा है, जो आपको इजी है, जो आपको डैम श्योर है क्वेश्चंस, डैम श्योर जो सब्जेक्ट इजी है ना, वो पहले अटेम्प्ट करिए। क्योंकि क्या होता है, अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं तो डिफिकल्ट लेवल नॉर्मल क्वेश्चन क्या होता है, टाइम ज्यादा लेता है। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल बोलता हूं, मैथ्स का कोई डिफरेंशियल इक्वेशंस में कुछ क्वेश्चन आप कर रहे हो तो वो 1 मिनट में कभी कभी सॉल्व नहीं होता है, उसके लिए 2 मिनट या 3 मिनट लगता है, या इवन कब तक 5 मिनट भी लगता है। जब आईआईटी के स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आएंगे तो इट विल टेक 5 मिनट्स आल्सो। अगर आप शुरू में वो क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो देख लीजिए 5 मिनट में एक क्वेश्चन को करेंगे, तो अगर आप 20 क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको 100 मिनट खत्म हो जाएंगे। सो 20 क्वेश्चन 100 मिनट, मतलब आप बाद में जब आप देखोगे, क्योंकि आपके पास घड़ी, मतलब कुछ एग्जाम में घड़ी अलाउ नहीं करते, बट सामने आपके रूम में वॉल क्लॉक होती है, जब वॉल क्लॉक में नजर पड़ती है आप, सो 180 3 घंटे में 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया, अब मेरे पास टाइम बचा हुआ है ओनली 80 मिनट। 80 मिनट में मेरे कितने और 140 क्वेश्चन करने हैं, या फिर मोर मार्क्स यू नीड टू स्कोर। तो वहां पर एक पैनिक हो जाता है स्टूडेंट। तो इसीलिए नॉर्मली कभी भी जब आप सॉल्व करते हो तो पहले ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जो ईजी है। सो नॉर्मली हम सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कि यू कैन स्टार्ट विद केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन ऐसे होता है, सो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद नॉर्मली ऑप्शन देखने के बाद आपको आंसर पता चल जाता है। अगर पता नहीं चल जाए तो पता ही नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि उस पर कैलकुलेट करो या डेरिवेशन करो, ऐसा नहीं रहता है उसमें। तो इसे केमिस्ट्री नॉर्मली हम सजेस्ट कर रहा हूं मैं, बट एज पर आपको जो कन्वीनियंट लग रहा है, आपको जो ईजी, स्टूडेंट को जो ईजी लग रहा है, सो वो सब्जेक्ट आप पहले आंसर करिए। उसके बाद में थोड़ा मॉडरेट है, उसके बाद जो ज्यादा डिफिकल्टी है, जो ज्यादा लेंथी है ना, वो पेपर सॉल्व करिए। और केमिस्ट्री से शुरू करने में जब भी हम बात करते हैं ना, तो आपको कम समय में आप ज़्यादा सवाल वहाँ पर कर पाएंगे। 25 से 30 सेकंड में आप एक क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, तो आपको मैथ्स के लिए टाइम मिल जाएगा। शायद इसीलिए आप प्रीफर कर रहे थे। ऑब्वियसली अब केमिस्ट्री के आप आंसर कर रहे हो, तो मैं नॉर्मली केमिस्ट्री और एमसेट में देख लेंगे आप 40 क्वेश्चन है। अब ये 40 क्वेश्चन अब नॉर्मली 20-25 मिनट में हो जाएगा। तो 40 क्वेश्चन 20-25 मिनट में हो जाएगा। तो उसमें आप जब टाइम देखोगे तो आपके पास 25 मिनट हो गया, 120 में 25 के, तो अभी 155 बचे हुए हैं, आपको आंसर करना है खाली 120 है। मतलब आपको टाइम ज्यादा मिलेगा, तब मैथ्स का रफ करने में टाइम मिलेगा, टाइम मिल जाएगा। बाद में जो बड़े क्वेश्चंस हैं, जब मैथ्स के जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, डेरिवेटिव्स है, उसमें आपको टाइम मिल जाएगा। वो इसलिए वो जो टाइम के क्वेश्चन है वो आप बाद में रखें तो बेहतर रहेगा। और दूसरा ये होता है, जो पैनिक भी हो जाते हैं यहाँ पर। आप पहले हो सकता है आपको मैथ्स आपको ईजी लग रहा है, बट सॉल्व करने थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो बाद में जब टाइम देखो तो 90 मिनट्स, मतलब आधा टाइम हो गया, बट आप आधे क्वेश्चन आंसर नहीं करें, तो बच्चों में क्या है, एक जैसा पैनिक, एक जैसा घबराहट आ जाती है। तो कभी कभी ये घबराहट की वजह से भी गलती हो जाती है। तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और पहले से जब आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर होगी ना, तो आप बिना घबराहट के अंदर एंटर होंगे। ये एक बड़ी बात भी अपने आप में है। नीट को लेकर जब हम बात करते हैं, स्पेशली तेलंगाना, इतने मेडिकल कॉलेजेस तेलंगाना को मिले हैं, सौगात से कम नहीं है, बच्चे फिर भी टेंशन में घूमते रहते हैं।
कीजिए थोड़ा सा शांति। नहीं, ये तो तेलंगाना के लिए डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स को कि तेलंगाना में हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो लिखे हैं और नंबर ऑफ अगर सीट्स आप देखें हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी गुड पर्सन कंपेयर विद एनी अदर स्टेट। अगर स्पेशली माइनॉरिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। माइनॉरिटी के लिए भी हमारे पास, अब देखिए कर्नाटक एग्जाम्पल लेते, कर्नाटका और तेलंगाना आंध्रा ले लेंगे आप, तो हमारे पास 4 माइनॉरिटी कॉलेजेस थे, मेडिकल कॉलेजेस। वेरीज आप कर्नाटका में जाओगे तो 3 मेडिकल कॉलेज है माइनॉरिटी कॉलेज, जो वहाँ पर सीट ज़्यादा हैं बट माइनॉरिटी कॉलेज कम है। अब आंध्रा में देखिए आप, हमारे से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आप 2 माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है। हैदराबाद में हमारे को, तेलंगाना में स्पेशली, सो विच इज नियर टू हैदराबाद ओनली, जो भी 4 मेडिकल कॉलेज माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है सारे हैदराबाद के आसपास में है। हैदराबाद से 1 घंटा 1.5 घंटे की जर्नी में है। हैदराबाद में रह के बच्चे ट्रैवल कर सकते हैं डेली। तो ये एक अच्छा है स्पेशली फॉर मेडिकल एमबीबीएस के लिए। और दूसरा क्या है, एमबीबीएस में यहाँ पर फीस भी बहुत कम है। अगर आप कैटेगरी, नॉर्मली क्या कैटेगरी ए बी सी होता है मेडिकल में, एमबीबीएस में, सो कैटेगरी ए में 50% सीट्स इन कैटेगरी ए है, और कैटेगरी ए की जो फीस है हमारे पास 60,000 है, 60,000 है। वही अगर आप आंध्रा में देख लेंगे तो इसकी फीस 1,20,000 है। कैटेगरी ए वहाँ भी सेम है, कैटेगरी ए बी सी, बट कैटेगरी ए जो बोलते हैं ना गवर्नमेंट कन्वीनर कोटा बोलते हैं, ऑलमोस्ट डबल है। हम लोग यहाँ से ऑलमोस्ट डबल है। वही अगर आप कर्नाटक में जाएंगे तो और बड़ा डबल, और ज़्यादा है, 1.5 लाख फीस है, और ज़्यादा फीस है। तो हमारे पास सीट ज़्यादा हैं, हमारे पास टोटल एमबीबीएस के नियरली 9,500 सीट्स हैं। करेंगे इस पर बात। एक कॉलर जुड़े, उनका सवाल प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। जी सुन पा रहे हैं आप, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं बताइएगा और सवाल भी पेश कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया है और मैं याकूबपुर से बात कर रही हूँ। जी सवाल बताइएगा अपना और थोड़ा सा जोर से बोलिए। जी मैं रिसेंटली है ना, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए। हेलो जी, बैचलर ऑफ आर्ट्स में कंप्लीट करी जी। मेरे को फर्दर स्टडीज के लिए मेरे को कुछ कोई है नहीं गाइड करने के लिए, तो मैं इसीलिए आपको कॉल करी कि कुछ गाइड करिए, बीए के बाद कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा। अच्छा, इन्होंने ग्रेजुएशन किया आर्ट्स से, लेकिन अब आगे कुछ अच्छा सोचना चाह रही हैं, क्या करना चाहिए इनको? नहीं, एक्चुअली आजकल क्या आर्ट्स भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि क्वालिफिकेशन है आपका। आर्ट्स के बाद आप इंग्लिश लिटरेचर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इंग्लिश का बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चे इवन 12+2 के बाद, इवन ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो उनके लिए टोफल और जीआरई और IELTS एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्रैक करना ही है उनको, क्योंकि वहाँ का वीज़ा मिलने के लिए ये बेसिक इंग्लिश स्किल्स होना चाहिए। तो बीए के बाद अगर आप MA इन इंग्लिश लिटरेचर करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, इवन बहुत सारे, हर कॉलेज में आप किसी कॉलेज में देखो लिटरेचर की फैकल्टी की जरूरी है, क्योंकि आजकल इंग्लिश उतनी जरूरी है, राइट। इवन गवर्नमेंट इंकरेज कर रही है आजकल इंग्लिश। इवन आप देखिए इंग्लिश, तेलुगु मीडियम, उर्दू मीडियम कॉलेजेस बहुत कम है आजकल, बहुत सारे कॉलेज इंग्लिश मीडियम है। तो इंग्लिश, आप इंग्लिश लिटरेचर करेंगे तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आप MBA कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के बाद, MBA के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन होता है, सो ग्रेजुएशन के बाद MBA करिए आप। मैनेजमेंट में अगर करोगे तो आप यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन एनी इंडस्ट्री। MBA के बाद तो हर इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, क्योंकि MBA इज नथिंग बट यू आर मैनेजिंग द कंपनीज, मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। सो MBA में बहुत अच्छा स्कोप है। तो लिटरेचर में, और मेरे हिसाब से लिटरेचर और मैनेजमेंट में आपको बहुत अच्छा स्कोप है। सो ISET लिखिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट से करना है तो ISET लिख सकते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से, मतलब सेंटर का जो IIM से करना है तो आप CAT एग्जाम लिखिए, सो यू विल गेट इन IIM। अगर IIM में मिलेगा तो IIM इज आल्सो वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स। IIT के बाद अगर आप मैनेजमेंट में देखेंगे तो IIM इज आल्सो वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स। सो आप IIM में भी आप पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं, सो देन यू हैविंग ए वेरी गुड ब्राइट फ्यूचर फॉर यू। नीट में हम फी स्ट्रक्चर को लेकर बात कर रहे थे कि तेलंगाना और बाकी स्टेट में क्या डिफरेंसेस है। एक चीज़ बड़ी आजकल लोग सुन रहे हैं कि फी रिम्बर्समेंट स्कीम को लेकर के बहुत सारा मिसकैलकुलेशन है लोगों के दिमाग में, और रूमर्स भी बहुत सारे हैं। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा दीजिएगा। जी, स्पेशली जब MSET लिखते हैं बच्चे तो एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पर क्या है, कन्वीनर कोटा होता है। तो कन्वीनर कोटे में स्पेशली जो ये 2005 में जब राजशेखर रेड्डी साहब जब चीफ मिनिस्टर बने थे, तो वो ये एजुकेशन रियम्बर्समेंट स्कीम लाए थे, जो स्पेशली गरीब बच्चों को। सो जो जब उसको 1 लाख के अंदर जिसी का क्या बोलते हैं अर्निंग है, इनकम, फैमिली इनकम, नॉट इंडिविजुअल इनकम, फैमिली इनकम 1 लाख, लेस देन 1 लाख जब था, अभी उसको 1.5 लाख किए हैं, 1.5 लाख करें। सो 1.5 लाख के अंदर जिसकी फैमिली इनकम है, और जो MSET क्रैक करके, MSET के थ्रू, कन्वीनर के थ्रू जो एडमिशन लेते हैं, और जो तेलंगाना की रिहायशी हैं, मतलब तेलंगाना में रहने वाले हैं, जो लास्ट 7 साल से तेलंगाना में जो रहते हैं, सो सिटीजन ऑफ तेलंगाना बोल सकते हैं, तो ये लोगों के लिए सो गवर्नमेंट फीस रियम्बर्समेंट कर रही है। सो फीस रियम्बर्समेंट ऐसा है, अगर आप SC ST के हैं तो आपको 100% फीस, जो भी कॉलेज की फी है पूरी मिल जाएगी। अगर आप BC के हैं तो BC के हैं और आपका रैंक 10,000 से ज़्यादा आया है तो आपको एक लिमिटेड, पहले क्या 35,000 तक फी रियम्बर्समेंट मिलता है, और रिमेनिंग कॉलेज की फीस कुछ रही तो आप रिमेनिंग फीस भरना है। तो ये एक्चुअली फीस रियम्बर्समेंट के वजह से सो अच्छा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, इट्स वेरी गुड, बट इसके थोड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी हो रहे हैं। तो जो फीस रियम्बर्समेंट एक्चुअली क्या गवर्नमेंट रिलीज करती है, तो रिलीज करने के प्रीवियस गवर्नमेंट और इवन अब गवर्नमेंट चेंज होने के बाद भी ये वो फीस रियम्बर्समेंट का इशू वो वैसी है वो।
सो नॉर्मली क्या होता है, फीस रियम्बर्समेंट 1 साल होने का फी रियम्बर्समेंट आना चाहिए, बट लास्ट तकरीबन तीन ये अभी चौथा साल चल रहा है। सो गवर्नमेंट फीस रियम्बर्समेंट करने थोड़ा मतलब गवर्नमेंट के शायद फंड नहीं है, सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स वो रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। उसके वजह से कॉलेजों को चलाना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि मैं आई एम पार्ट ऑफ फ्यू कॉलेजेस और थोड़े कॉलेज में एडवाइज़र भी हूँ, सो चलाने में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट, अगर आपके माध्यम से अगर मेरा रिक्वेस्ट है, अपने रेवंत रेड्डी साहब ये भी एजुकेशन मिनिस्टर है, तो वो अपने आप क्लेम करते हैं कि वो एजुकेशन रिफॉर्म बनना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए हर चीफ मिनिस्टर को ले लीजिए, कुछ ना कुछ उनका वो है, चंद्रबाबू नायडू को देखिए कुछ ना कुछ रहता है उनके पीछे लेगेसी। तो चंद्रबाबू नायडू को देखेंगे तो वो टेक्नोलॉजी बहुत लाए हुए हैं, हाईटेक सिटी बिकॉज ऑफ ही इज देयर। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू के बाद राजशेखर रेड्डी आए थे, वो बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स लाए हैं, जो अभी हम फीस रियम्बर्समेंट के लिए बात कर रहे हैं। सो वो राजशेखर रेड्डी लाए हैं, और आरोग्यश्री जो फ्री में जो मेडिकल फैसिलिटीज ये सब लाए हुए हैं। उसके बाद में चंद्रशेखर रेड्डी, जो चंद्रशेखर राव केसीआर जो है, वो तो तेलंगाना लाए हुए हैं, वो तो उनका तो नाम और ज़्यादा वो हो गया, और उन्होंने बहुत डेवलप किए हैं, नो डाउट लास्ट 10 साल में तो डेवलपमेंट हुआ है। अभी जब रेवंत रेड्डी आए तो उन्होंने ये बोल रहे हैं कि मैं टीचिंग और एजुकेशन में बहुत सारे रिफॉर्म लाऊंगा। सो आज एक्चुअली मुझे से लोग जो टीचिंग में एकेडमिक्स में हैं, बहुत खुशी होती है उनकी ये बात सुन के कि वो रिफॉर्म लाएंगे। तो पहला रिफॉर्म मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो फीस रियम्बर्समेंट है उसको अगर जल्दी से जल्दी या फिर प्रॉपर चैनल से क्लियर कर दिए आप तो बेहतर है। इवन 2 साल पहले एक बार इंप्लीमेंट हो जाए, बस जल्दी से फायदा मिले इसका। फायदा देखो, इसके वजह से बच्चों को भी नुकसान है, मैनेजमेंट भी बहुत मुश्किल से कॉलेज चला रहा है, और उसका गवर्नमेंट से भी फंडिंग मुश्किल हो रही है। तो इसके ऊपर कुछ अगर आपके पास बहुत सारे विजनरी ऑफिसर्स हैं, विजनरी लीडर्स हैं, तो उनके साथ अगर एक कमेटी डाल के इस पर कुछ एक सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकाल दिए, और जो पुराने जो रियम्बर्समेंट जल्दी से जल्दी रिलीज कर दिए तो बेहतर रहेगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से, क्योंकि नीट बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट लिखते हैं, क्रेज बहुत ज़्यादा अपने आप में, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस भी बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स क्या टारगेट करें नीट में, किन कॉलेजेस को टारगेट करें, कट ऑफ मार्क्स उनके लिए क्या कह रहे थे, ब्रीफ में थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि हमें बहुत टॉपिक्स अभी भी कवर करने हैं। नीट के बारे में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा नीट के बारे में। तो नीट में स्पेशली क्योंकि हमारे पास 4 माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस हैं, अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो अच्छा रैंक है तो डेफिनेटली वो लोग ओपन कैटेगरी में मिल जाता है उनको, और जो स्टूडेंट्स को जो रैंक थोड़ा पीछे गया डेफिनेटली दे कैन ट्राई इन द माइनॉरिटी कोटा। और माइनॉरिटी कॉलेज में ये होता है कि 50% सीट्स इज गोइंग टू फिल बाय माइनॉरिटी स्टूडेंट्स ओनली, और दूसरे स्टूडेंट्स से नहीं होता है। अगर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स नहीं है तो मे बी देन अदर स्टूडेंट्स आर कमिंग, सो यूटिलाइज करिए। और नॉर्मली अगर कट ऑफ देखेंगे तो नॉर्मली हमारे पास तेलंगाना में कट ऑफ माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का कट ऑफ थोड़ा कमी है, मतलब इवन कम। लास्ट ईयर देखेंगे आप 2025 में, सो एग्जाम बहुत टफ था, राइट। सो वहां पर अगर नॉर्मली नीट में हम मार्क का ही बात करता हूं मैं, सो मार्क देखेंगे तो नॉर्मली इवन 400 से नीचे भी जो कम मार्क है ना, उनको भी नीट में एमबीबीएस में सीट मिली है। वो कैटेगरी ए की सीट बता रहा हूं मैं, कैटेगरी ए में जो 60,000 फीस है। सो इवन 400 के नॉर्मल 400 के नीचे बहुत मुश्किल है मिलना। वो कुछ रिजर्वेशन SC ST है तो अलग बात है, वरना फिर मुश्किल है। बट माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को इवन 400 के नीचे भी, आई थिंक 393 इज द मार्क्स विच इज सम स्टूडेंट्स गॉट इन सम माइनॉरिटी कॉलेज में MBBS में मिली है सीट। तो इसलिए बच्चे घबराना नहीं है, आप अच्छी तरीके से लिखिए। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपका मार्क अच्छे आए हैं, आपका अगर नीट में रैंक आ गया तो मिल जाएगा, और फीस कम में मिल जाएगा आपको। मेरी फीस का बहुत इशू है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप फीस ज़्यादा, क्योंकि ABC कैटेगरी यहाँ पर, एक कैटेगरी में अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब 60,000 फीस एक मिडिल क्लास पेरेंट कैन अफोर्ड। बट इफ अगर B कैटेगरी में जाएंगे तो फीस है आप लोग ऑलमोस्ट 12 से 15 लाख की फीस है, विच इज़ एक लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल है। 12 लाख मतलब महीने को 1 लाख, सो ये थोड़ा मुश्किल है। बट अपर मिडिल क्लास में भी मैनेज कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हो कुछ हो करके। बट अगर आप कैटेगरी में आ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको गवर्नमेंट सीट समझिए, कन्वीनर सीट बोलते हैं, मिल जाएगी। आप कोशिश करिए, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे मार्क आएंगे तो आप माइनॉरिटी कर ओपन कैटेगरी में भी आप ट्राई करिए। ओपन करना है तो कम से कम माइनॉरिटी कॉलेज में तो आपको मिल ही जाएगी सीट इंशाल्लाह। और स्पेशली माइनॉरिटी के लिए बहुत सारे सोशल विंग है, बहुत सारे काउंसलर है जो कि फ्री में उनके लिए काम कर रहे हैं, ताकि उनको अच्छी सीट्स मिल जाए, अच्छे कॉलेजेस में कम खर्चे में उनका काम हो जाए। तो नीट एक अच्छा ऑप्शन अपने आप में बन जरूर जाता है। पॉलिसेट की अहमियत क्या है उस पर हम आएंगे, स्मार्ट करियर ऑप्शन किस तरीके से हो सकता है बात करेंगे, लेकिन वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौट कर आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, खैर मकदम है। बहुत सारे कोर्सेज को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। पॉलिसेट को लेकर अब हम स्पेशल बात करने जा रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, और जिस तरीके से तेलंगाना में इसका क्रेज़ बन रहा है और बाकी स्टेट में भी देखने को मिल रहा है, किस तरीके से ये स्मार्ट करियर ऑप्शन हो सकता है? आई थिंक मुझे लग रहा है कि पॉलिसेट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर द स्टूडेंट। स्पेशली ये पॉलिसेट जो है वो 10 +2 के बाद नहीं है, ये 10th के बाद होता है। सो नॉर्मली पॉलिटेक्निक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है ये। सो ये बहुत तेलंगाना आंध्रा में होता है,
तो ये एग्जाम अगर आप लिखेंगे तो यू आर एलिजिबल टू गेट सीट इन पॉलिटेक्निक। सो पॉलिटेक्निक नॉर्मली इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेस ऑफर करते हैं। तो इस इंजीनियरिंग डिप्लोमा में क्या होता है, अगर आप पॉलिटेक्निक के थ्रू आओगे तो आपको 10th के बाद ही, मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 11 एंड 12, सो फ्रॉम 11th इटसेल्फ यू कैन गो इनटू इंजीनियरिंग फील्ड। और आप अच्छे इंजीनियर बनना है तो आपको ऑब्वियसली, अगर आप इंटर के बाद 10+2 के 10+2 11 और 12 तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग का तो वहाँ कुछ है नहीं है। तो आपको ओनली 13 से, मतलब आपको बीटेक में जब एडमिशन, बीटेक या बीई में एडमिशन लेते हो तो तभी आपको इंजीनियरिंग स्टार्ट होता है। तो बट अगर आप पॉलिटेक्निक ये पॉलीसेट के थ्रू अगर आप जाओगे तो आपको इवन इमीडिएटली आफ्टर 10th यू गोइंग टू गेट इन इंजीनियरिंग कोर्स। तो आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स आपको जब भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो वहाँ पर बीटेक में जो 4 साल का जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप 6 साल मिलेंगे आपको इंजीनियरिंग पढ़ने। तो आपका फाउंडेशन जो है, सो पॉलीसेट के थ्रू अगर जाओगे तो आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो एमसेट के ये एक्चुअली क्या, एसएससी के बाद 10th के बाद एग्जाम लिखना है। तो ये वेरी सिंपल एग्जाम है, 2 घंटे का, 2-2.5 घंटे का एग्जाम रहता है। इसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी भी होता है इसमें, बट बायोलॉजी इज नॉट मैंडेटरी। अगर जो भी इंजीनियरिंग एडमिशन चाह रहे हैं तो लोग बायोलॉजी स्किप कर सकते हैं। मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 60 मार्क्स होते हैं, फिजिक्स 30, केमिस्ट्री 30 और बायोलॉजी 30। सो बायोलॉजी अगर इंजीनियरिंग में लेना है तो बायोलॉजी छोड़ दीजिए आप। अगर एग्रीकल्चर में आप एडमिशन लेना है, क्योंकि दिस इज डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एज वेल एज डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर में भी एडमिशन मिलता है पॉलीसेट के थ्रू। अगर एग्रीकल्चर टारगेट कर रहे हो तो आप वो भी लिख सकते हो। तो अगर आप किसी भी एक टारगेट कर रहे हो तो आप पूरे 150 क्वेश्चन लिख सकते हो। 150 मिनट रहते हैं आपके पास और क्वेश्चन एसएससी के स्टैंडर्ड में होते हैं। अगर आप थोड़ा एसएसटी अच्छा प्रैक्टिस करे हो, एनसीईआरटी के बुक्स या फिर स्टेट के जो भी अपने तेलंगाना के जो बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स है, वो पढ़ लेंगे आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, तो आप क्रैक कर सकते हो। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एग्जाम। सो सिंपल, बट एक प्रॉपर प्रिपरेशन होना है उसको। सो अगर आप पॉलिटेक्निक के थ्रू जाएगा तो डेफिनेटली यू हैविंग ए वेरी गुड फाउंडेशन, बहुत स्ट्रांग होता है। बट आप ये भी पूछेंगे कि फिर नेगेटिव क्या होगा। तो इस ऑब्वियस एक क्या है इसमें, अगर आप इंजीनियरिंग, आप जैसे हम बात कर रहे हैं आईआईटी, एनआईटी, अगर आप आईआईटी, एनआईटी में टारगेट कर रहे हैं, आपका ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग वहाँ से करना है, तो पॉलिटेक्निक में आपको एलिजिबिलिटी तो मिलती है। आप जेई लिख सकते हो, विद पॉलिटेक्निक आल्सो यू कैन राइट द जेई, बट वहाँ पर जेई क्रैक करना उतना आसान नहीं है पॉलिटेक्निक में, क्योंकि पॉलिटेक्निक में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री खाली आप 1 साल पढ़ते हैं। मैथ्स में भी हो सकता है सेकंड ईयर में भी आप पढ़ें, M1 M2 पढ़ते हैं, बट जो स्टैंडर्ड जेई का है तो वो स्टैंडर्ड आपको पॉलिटेक्निक में नहीं मिलता। इसमें गैप भी आ जाएगा, और दूसरा क्या है तो गैप भी आ जाएगा, क्योंकि ये 3 साल का डिग्री है और आप ईसेट, नॉर्मली पॉलिटेक्निक वालों के लिए ईसेट एग्जाम होता है। सो ईसेट आप लिखे तो डायरेक्ट आपको लेटरल एंट्री सेकंड ईयर में मिलता है। सो ये 3 साल, वो 3 साल, आप 6 साल ही होते हैं। बट अगर आप एनआईटी या आईआईटी में जेई लिख के जाओगे तो आपको स्पेशल कैटेगरी नहीं है, लेटरल एंट्री में नहीं मिलते हैं। यू नीड टू गो इनटू द अगेन फर्स्ट ईयर। सो एक है क्रैक करना आसान नहीं है, थोड़ा 10+2 वालों से थोड़ा आपका टफ हो जाएगा, बट क्रैक कर सकते हैं। मैं जानता हूँ थोड़े स्टूडेंट्स हैं जो डिप्लोमा लेके क्रैक करके आईआईटी में सीट लिए हैं, ले सकते हैं आप, बट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट 1 साल वेस्ट होता है आपका। सो 3 साल डिप्लोमा, फिर 4 साल डिग्री, मतलब 7 साल हो जाता है। जो 6 साल करते हैं नॉर्मल 10+2 वाले, आपको 4 साल करना पड़ता है। ये एक है। अगर आपका टारगेट आप आईआईटी है तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप पॉलीसेट लिखें। आप इंटरमीडिएट करिए, 11th और 12th प्रिपेयर करिए अच्छी तरीके से, जेई मेंस क्रैक करिए, उसके बाद जेई से एडवांस लिखिए, अच्छा रैंक मेंटेन करिए, आईआईटी में सीट मिलेगा। बट आपको अच्छे इंजीनियर बनना है। सो ऐसा नहीं है कि आईआईटी में ही अच्छा है। सो अब अगर आप देखेंगे तो एआईसीटी एक बॉडी है, ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन बॉडी है ये, तो उसमें 15 लाख के सीटें हैं इस साल। इंजीनियरिंग में 15 लाख सीटें हैं, जिसके अंदर खाली हार्डली 50,000 सीटें आईआईटी एनआईटीज में। इसके अलावा और 14.5 लाख सीट हैं जो थ्रू अपने स्टेट एग्जाम्स, जो भी जैसे एमसेट है यहाँ पर, केसेट है कर्नाटक में, इस तरीके के एग्जाम से फिल होते हैं। तो इसमें आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है। आप डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो और विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ योर टाइम यू आर गोइंग टू कंटिन्यू योर इंजीनियरिंग, कंप्लीट योर इंजीनियरिंग विद इन 6 ईयर्स। पॉलीसेट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट, क्योंकि सीटें बहुत है। सीटें ऑब्वियसली सीटें ज़्यादा हैं। पॉलिटेक्निक में ऑलमोस्ट 35,000 सीट्स हैं। सो अब बच्चे लिखेंगे तो अगर अच्छी तरीके से लिख देंगे तो इवन विद स्मॉल प्रिपरेशन के साथ लिख देंगे, क्रैक कर लेंगे आप। अगर क्वालिफाई हो जाएंगे तो देयर इज अ गुड चांसेस आर देयर यू गोइंग टू गेट योर डिप्लोमा। और दूसरा क्या है, डिप्लोमा मोस्टली गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के है, वहाँ भी फीस रियम्बर्समेंट है। तो यहाँ पर क्या है, फीस थोड़ा कम है कंपेयर विथ योर इंटरमीडिएट। अगर इंटरमीडिएट आप जाओगे तो फीसेस बहुत ज़्यादा है, लाखों में है फीसेस। सो यहाँ पॉलिटेक्निक में फीस कम होता है। आई थिंक समथिंग अबाउट 35,000 कुछ फीस है। उसमें भी आपको 50% फीस रियम्बर्समेंट मिल जाएगा, रिमेनिंग 15% भरना रहेगा। इकोनॉमिकल, स्पेशली इकोनॉमिकल जो हैं, जिसका इनकम कम है फैमिलीज़ का, तो वो लोग पॉलिटेक्निक प्रेफर करेंगे। पॉलीसेट लिखेंगे तो अच्छा फ्यूचर बनेगा आपका। अच्छा, फी को लेकर हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया था उस पर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, ताकि मेरे व्यूवर्स भी जान ले। फिर रिम्बर्समेंट के बारे में क्या? जी हाँ, रिसेंटली शायद अप्रैल में हाईकोर्ट एक जजमेंट दिया है फीस रियम्बर्समेंट में। एक्चुअली क्या होता है, तो जब फीस रियम्बर्समेंट जो है गवर्नमेंट का, सो ये मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि इमीडिएटली एवरी ईयर गवर्नमेंट फीस नहीं रिलीज कर पा रही है, क्योंकि अभी फीस रियम्बर्समेंट में पूरे इंजीनियरिंग, डिग्री, ये पूरा मिला के देखेंगे तो आप नियरली 1,500 से 2,000 करोड़ का बजट है एवरी ईयर।
सो इतना बजट शायद गवर्नमेंट को निकालना, रिलीज़ करना मुश्किल हो रहा है। तो लास्ट तकरीबन 3 साल से गवर्नमेंट फीस रियम्बर्समेंट की नहीं है। तो उसमें अभी रिसेंटली क्योंकि प्राइवेट जो इंजीनियरिंग कॉलेज वाले हैं वो लोग कोर्ट में गए हैं, तो व्हाट गवर्नमेंट इज हाई कोर्ट इज गिवन जजमेंट दैट बच्चों को आप सर्टिफिकेट दे दीजिए, बट बच्चों से फीस लेना है तो आप ले सकते हो, मतलब आप फीस कलेक्ट कर लीजिए बच्चों से। आई थिंक ये मेरे हिसाब से ये बच्चों पे एक जैसा एक क्रूअल, इट्स नॉट ए गुड डिसीजन इन माय ओपिनियन। मे बी हाई कोर्ट बहुत सोच के करी होगी, आई डोंट वांट टू गो अगेंस्ट दैट, बट गवर्नमेंट हैज़ टू थिंक अबाउट इट। क्योंकि जो बच्चा 4 साल से जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जिसकी आमदनी फैमिली इनकम इज लेस देन 1 लाख या 1.5 लाख है, वो बच्चे को आप एक साथ में 3 साल 4 साल के फीस क्लियर करके आप सर्टिफिकेट लेके जाने के लिए बोलें तो ये एक मुश्किल हो जाएगा उनको। जो 1 साल की फीस नहीं भर सकता है वो 2 साल या 3 साल की फीस कैसे देगा? तो आई रिक्वेस्ट अवर एजुकेशन मिनिस्टर, जो अभी हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, तो जब इस पे सोचिए, अगर जो भी हो सकता है फीस रियम्बर्समेंट करेंगे तो एक क्या है वो तो कॉलेज चलने के लिए, क्योंकि कॉलेज फाइनेंस इज द ऑक्सीजन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉलेज चलाने के लिए फंड्स चाहिए, तो जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 30% अब मैनेजमेंट कोटा है, 70% कन्वीनर कोटा आता है। तो 70% जो है ना इसका फीस है, 70% में हार्डली 10% या 15% स्टूडेंट हो गए जो फीस रियम्बर्समेंट नहीं है। तो ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट फीस रियम्बर्समेंट पे डिपेंड होता है। तो इतना फीस जब कॉलेज को नहीं मिलता है तो ये कॉलेज इज़ वेरी डिफिकल्टली रनिंग। इवन मैं जो थोड़े कॉलेजों में एडवाइज़र हूँ मैं, सो वो कॉलेजों में देखता हूँ कि फैकल्टी के जो सैलरीज वो लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी वो क्या बोल रहे हैं कि अभी आप 50% सैलरी ले लो, 50% सैलरी जब फीस रियम्बर्समेंट आएगी तब हम देंगे, क्योंकि दे डोंट हैव द मनी। क्योंकि अब 70% आपकी फीस रियम्बर्समेंट में पैसा रुका हुआ है तो आ नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली कॉलेज चलाना भी मुश्किल हो जाएगा मैनेजमेंट को। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है रेवंत रेड्डी साहब से, जो एजुकेशन पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, तो प्लीज़ जितना भी हो सके व्हाट एवर द पॉसिबल बजट अगर आप रिलीज़ कर रहे हैं कॉलेजेस के फीस रियम्बर्समेंट में, अगर पूरा नहीं तो व्हाट एवर द पॉसिबल वे ग्रेजुअली आप अगर रिलीज़ कर देंगे तो इट विल बी बेटर फॉर देम। और उसके बाद में फ्यूचर में जो भी इस अकाडमिक ईयर, अगले अकाडमिक ईयर में आप फीस रियम्बर्समेंट पर फिर एक बार वर्कआउट करिए। सो जो राजशेखर रेड्डी साहब इंट्रोड्यूस किए थे 10 साल 15 साल पहले, बट अभी भी सेम सिचुएशन है नहीं है, क्योंकि जब कॉलेज सीट्स, शायद सीट्स तो ज़्यादा थे बट फीसेस कम थे। जब 30,000 35,000 40,000 फीस थी, अब तो कॉलेजों की फीस 2 लाख तक पहुंच गई है। तो आपका शायद बजट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आप अपने एक्सपर्ट से कमिटी डालिए, अगर हो सका तो 70% के बदले आप कम करिए। आप मे बी यू कैन गो टू द 50% ऑफ द सीट्स ओनली इन ए कॉलेज, 50% यू कैन गिव इट टू द मैनेजमेंट एंड 50% यू गो टू द कन्वीनर, और ओनली दिस 50% इज एलिजिबल फॉर फीस रियम्बर्समेंट। उसके अलावा और क्या है, थोड़े परसेंटेज, ऑलमोस्ट जो फीस रियम्बर्समेंट ले रहे हैं वहाँ पर 1.5 लाख इज अ लिमिटेशन। बट थोड़े ऐसे लोग हैं जिसका इनकम अच्छा है, मतलब दे हैविंग, शायद वो लोग एनआरआईस हैं या फिर और कुछ, एनआरआईस को इसमें सीट नहीं है, जो बिजनेस करते हैं, कुछ करते हैं, उनका इनकम अच्छा है। सो तो उनके इंटर में बच्चों को लोग अच्छे रिप्यूटेड इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं जहाँ पर फीस 1 लाख 1.5 लाख इवन 2 लाख भी है। बट व्हेन इज कमिंग टू इंजीनियरिंग, सो दे गोइंग फॉर दिस इनकम सर्टिफिकेट एंड दे गोइंग टू गेट द फीस रियम्बर्समेंट। तो यहाँ पर थोड़ा अगर आपका स्क्रूटनी प्रॉपर हो, तो एक आप कम करिए और दूसरा स्क्रूटनी बराबर करिए। सो जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनको फीस रियम्बर्समेंट दीजिए, जो एलिजिबल नहीं है, जो अफोर्ड कर सकते हैं। अब आप अपने पास यहाँ पर 1 लाख के अंदर है फीस, बहुत सब एक 15-20 कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ के बाकी सभी कॉलेजों की फीस 1 लाख के अंदर है। तो 1 लाख 1 साल में आई थिंक इट कैन बी मैनेजेबल। तो मतलब थोड़े पेरेंट्स मैनेज कर सकते हैं। हो सकता है थोड़े इकोनॉमिकली पूर हैं, उनके लिए मुश्किल है, बट जिसको नहीं है वो लोग कर सकते हैं। तो आप स्क्रूटनी टाइट करिए, और जो परसेंटेज है 70 के बजाय 0.5% के, जैसे MBBS में है कैटेगरी ये 50% ही है, तो यहाँ भी वैसे कैटेगरी की एक ऐसा बनाइए। होना है तो उसकी फीस आप अलग रखिए, मैनेजमेंट की फीस थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए मैनेजमेंट को। इससे पहले था वैसा, मैनेजमेंट के फीस का फीस अलग होता था और कन्वीनर का फीस अलग होता था। तो अगर वैसा कुछ देंगे तो आपके पे भी बर्डन कम होगा, और कॉलेजों पे भी जो कॉलेज वाले जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंस, वो थोड़ा इंप्रूव होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है रेवंत रेड्डी साहब से कि अगर पॉसिबल होगा तो इस पर कुछ वर्कआउट करिए। आपके एक्सपर्ट बहुत हैं, आपके गवर्नमेंट में एक्सपर्ट हैं, वो सारे IAS ऑफिसर हैं, उन पे हाईकोर्ट का ऑर्डर भी है ना, तो लोगों की उम्मीदें भी हैं। हाँ, और जब उम्मीदें हैं तो फिर वो टूटनी नहीं चाहिए। जी हाँ, सही बात है। बहुत तफसील से दरअसल हमने JEE, बिटसेट, पॉलीसेट, एमसेट, नीट और तमाम कोर्सेज को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और अब वक्त था दरअसल के एग्ज़ाम के जो आखिरी हफ्ते होते हैं, किस तरीके से टिप्स आपको यहाँ पर मिलते और आप उन तमाम चीज़ों को हैंडल कर पाते, जो प्रेशर, जो मेंटल स्ट्रेस जिसकी हम दरअसल बात करते हैं, पेरेंट्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। लेकिन अगले प्रोग्राम में शायद हमें डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त फ़िलहाल इसकी इजाज़त नहीं देता है। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दरअसल हमारे व्यूवर्स तक, स्टूडेंट तक पहुँचाई, ताकि वो अपने करियर को बेहतर तरीके से सजो सके, तैयार कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम करियर में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं लूँगा आपसे इजाज़त, आप बने रहें मुंसिफ TV के साथ।